हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के नए चैप्टर के बारे में। वो है यहाँ पर भारत का नियंत्रक उप महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में हम बात करने वाले हैं। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 से 151 के बीच यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 148 से 151 के बीच यहाँ पर कैग के बारे में हमारे संविधान में बताया गया है। दो आर्टिकल यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं, आर्टिकल 148 और आर्टिकल 149। ये दो आर्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 148 जो बात करता है वो बात करता है यहाँ पर कैग के पद के बारे में, यानी कैग का जो पद है वो आर्टिकल 148 में है और यहाँ पर कैग के कार्य और शक्ति के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से यहाँ पर कार्य और शक्तियां हैं कैग से संबंधित। चूंकि हम बात करते हैं यहाँ पर कैग के बारे में, कैग का जो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि हमारा जो भारत है वो एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश की एक खासियत होनी चाहिए कि वो सार्वजनिक धन का लेखा जोखा प्रोवाइड करे, उसका लेखा जोखा यानी जिसकी ऑडिटिंग है उसके धन की वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो सार्वजनिक धन जितनी भी हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो यहाँ पर केंद्र सरकार में हो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या वो यहाँ पर राज्य सरकार में हो, तो इन दोनों की ही जिम्मेदारी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है कैग को कि वो सार्वजनिक धन का यहाँ पर ऑडिटिंग करने की जिम्मेदारी यहाँ पर कैग को प्रोवाइड की गई है। तो सेंटर और स्टेट दोनों की ही सार्वजनिक यहाँ पर धन है, उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर कैग को है। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य था कैग का। तो एक बार डिस्कस और करते हैं। दो आर्टिकल यहाँ पर महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 148 कैग का पद, आर्टिकल 149 यहाँ पर कार्य और शक्ति के बारे में बताया गया है। और दूसरा यहाँ पर है कि जो भारत क्या है एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर सार्वजनिक जो धन है उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है लेखा जोखे की कैग को। एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पर जो कैग है उसको सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी यहां पर बताया है। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी यहां पर कैग को बताया है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन है, तो वो कैग है। दूसरा हम बात करते हैं लोकतंत्र के रक्षक के रूप में भी हम इसको जानते हैं। लोकतंत्र के रक्षक के रूप में भी हम इसको यहाँ पर कैग को कह सकते हैं। और कौन कौन से यहाँ पर रक्षक हैं लोकतंत्र के, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग। तो इतना महत्वपूर्ण यहाँ पर पद है हमारे पास कैग का पद। तो कैग के पद में इतनी महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की। अब हम बात करते हैं इसकी नियुक्ति, शपथ और उसकी पूरी संरचना के बारे में। क्या क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य दिए गए हैं कैग को, तो अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर इसकी नियुक्ति के बारे में। इसकी नियुक्ति यहाँ पर किस किस तरीके से की जाती है। तो एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है उसकी नियुक्ति से संबंधित, तो उसको देखते हैं। कैग की नियुक्ति यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कैग की नियुक्ति यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर हम बात करते हैं इसकी शपथ यानी ओथ के बारे में। तो इसकी जो शपथ है वो भी यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। फिर अगर मान लिया जो कैग है उसको अपना त्यागपत्र यहां पर देना है, तो वो किसको अपना यहां पर त्यागपत्र देंगे। तो यहां पर जो कैग है वो अपना त्यागपत्र प्रोवाइड करता है यहां पर राष्ट्रपति को। और जहां से अक्सर एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट होता है किसी भी स्टूडेंट के मन में, वो आता है यहां पर इसके कार्यकाल से संबंधित। इसका जो कार्यकाल हमारे संविधान में बताया गया है वो बताया गया है यहां पर 6 ईयर या 65 एज।
तो ये महत्वपूर्ण है, 6 ईयर या 65 एज तक आप जो है यहाँ पर कैग के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर किस किस तरीके से कार्य करता है। यदि कोई व्यक्ति है जो 50 की एज में यहाँ पर कैग का पद संभालता है, तो ये +6 56 एज तक यहाँ पर जो है इस पद को संभालेगा। यदि कोई व्यक्ति है जिसकी नियुक्ति यहाँ पर 62 ईयर में होती है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो हमारी मैक्सिमम एज है वो यहाँ पर 65 है, तो ये अब केवल 3 वर्ष के लिए ही यहाँ पर कार्य करेगा, यानी 65 एज तक ये यहाँ पर काम करने वाला है। तो दोनों ही क्राइटेरिया यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, या तो आप यहाँ पर 6 ईयर तक काम कर सकते हैं या 65 एज तक यहाँ पर आपके काम करने की शक्ति को रखा गया है। तो दोनों ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हटाने की क्या प्रक्रिया है, यानी कैग को आप किस किस तरीके से उसके पद से हटा सकते हैं। यानी असमर्थ अगर कोई कैग होता है, कैग को हटाने की विधि, कैग को हटाने की विधि के बारे में बात करते हैं। तो यदि कोई कैग अपने कार्य को करने में असमर्थ है, तब उसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही हटाया जा सकता है। यानी यदि हमको किसी कैग को उसके पद से मुक्त करना है, तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही यहाँ पर हटा सकते हैं। इसको हमने कई बार डिस्कस किया है, एक बार और हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका भी यहाँ पर रिवीजन हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को हमने कैसे हटाया था, यहाँ पर इसके लिए जो प्रस्ताव है वो हमारे लोकसभा या राज्यसभा में यहाँ पर पारित होता है। यदि वो लोकसभा में पारित होता है तो कम से कम यहाँ पर 100 सदस्यों का प्रस्तावक होना चाहिए, और राज्यसभा में ये प्रस्ताव जो है पेश किया जाता है तो यहाँ पर कम से कम 50 सदस्यों का प्रस्तावक के रूप में इसको हम भूमिका निभानी होगी। उसके बाद प्रस्तावक के बाद यहाँ पर ये एक कमेटी के पास पहुंचता है। वो कमेटी डिसाइड कर देगी कि जो कैग है वो उस पर लगाए गए असमर्थता का जो कानून है, जो उसको असमर्थता का जो यहाँ पर आरोप लगाया गया है वो यहाँ पर फुलफिल करता है नहीं। यदि वो कमेटी इसको पास करती है, उन आरोपों के यहाँ पर सही साबित करती है, तो संसद यहाँ पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है और राष्ट्रपति उसको यहाँ पर अपने पद से मुक्त कर देता है। तो ऐसे ही विधि हमने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में देखा था, और ऐसी ही विधि यहाँ पर कैग को हटाने के रूप में हमने डिस्कस किया था। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप कहीं पर भी नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके कार्य के बारे में, क्या क्या महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य बताए गए हैं। मोस्ट ऑफली जो एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसके पद के जो सर्जन से, यानी कौन सा आर्टिकल है, और इसकी नियुक्ति से और इसके कार्यकाल से। कई बार इसके जो है हटाने की विधि से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो बात करते हैं इसके कार्य के बारे में। तो कार्य के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कार्य यहाँ पर बताए गए हैं कैग के बारे में, यानी आर्टिकल 149 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको लेखा जोखे की जिम्मेदारी प्रोवाइड की गई है। कौन से की? केंद्र और स्टेट दोनों, यानी केंद्र और राज्य दोनों के लिए ऑडिटिंग का कार्य यहाँ पर करता है कैग। तो ये तो था हमारे पास पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास संचित निधि, संचित निधि, आकस्मिक निधि, संचित निधि और आकस्मिक निधि से यदि कोई धन व्यय होता है तो इसका लेखे जोखे की जिम्मेदारी यहां पर
कैग को प्रोवाइड की गई है। तो दो अब तक हमने बात की कि केंद्र और राज्य के लिए यहाँ पर ऑडिटिंग का कार्य करता है कैग, और दूसरा हमने बात की संचित निधि, आकस्मिक निधि के संबंध में यदि यहाँ पर कोई धन व्यय होता है तो उसी का भी लेखा जोखा यहाँ पर करने की जिम्मेदारी प्रोवाइड की गई है। फिर जहां से एक और प्रश्न यहां पर पूछा जाता है कि केंद्र के संबंध में यहां पर यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के पास जब ये रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की जाती है तो राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखता है, और संसद के पटल पर रखने के बाद उनकी रिपोर्ट पर यहां पर चर्चा की जाती है। तो केंद्र के संबंध में हम बात करते हैं, रिपोर्ट सबसे पहले राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और राष्ट्रपति को सौंपने के बाद संसद के पटल पर यहाँ पर वो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और उस पर यहाँ पर चर्चा की जाती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर राज्य के संबंध में प्रोसीजर क्या है, यानी स्टेट के संबंध में क्या प्रोसीजर है। ये अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सौंपते हैं राज्यपाल को। तो राज्यपाल को ये जब रिपोर्ट यहां पर सौंपते हैं तो उस रिपोर्ट को ये यहां पर विधानमंडल के समक्ष यहां पर रखते हैं, और विधानमंडल उस पर यहां पर चर्चा करता है। तो दोनों ही शब्दों में अपने बात की कि जो कैग अपनी रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति के सामने, और राज्य के संबंध में जो कैग है वो अपनी रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत करता है राज्यपाल के सामने। और इन दोनों पे ही अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के सामने पेश करता है और वहां पर उस पर चर्चा की जाती है, और राज्य के संबंध में राज्यपाल है, और राज्यपाल जो है उस रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष पेश करता है और वहां पर उस पर चर्चा की जाती है। फिर जो हमारे पास एक और यहां पर पॉइंट है वो लोक लेखा समिति एक यहां पर महत्वपूर्ण है। उस समिति के बारे में हम डिस्कस किएंगे अपनी नेक्स्ट आने वाली क्लास में। लोक लेखा समिति का यह मार्गदर्शक है, लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक, या हम उसको कई बार यहां पर अभिभावक भी बोलते हैं, अभिभावक, मार्गदर्शक, उसका मित्र। तो ये सब बातें कौन है, वो यहां पर कैग है। यानी लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक है, उसका अभिभावक है, उसका मित्र है, यहां पर कौन है, वो कैग है। और तीसरा जो नेक्स्ट हमारे पास महत्वपूर्ण कार्य है वो राष्ट्रपति यदि किसी कार्य को यहां पर सौंपता है, राष्ट्रपति किसी कार्य को सौंपता है तो वो यहां पर क्या करता है, या कोई सलाह यहां पर राष्ट्रपति मांगता है, उसको यहां पर कैग के लिए वो कार्य यहां पर रखा गया है। तो इतने महत्वपूर्ण कार्य हमने यहां पर देखे। केंद्र और राज्य के लिए लेखा जोखा काम करता है। संचित निधि, आकस्मिक निधि से धन अगर व्यय होता है तो उसका लेखा जोखा यहाँ पर कैग करता है। केंद्र के संबंध में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। अपनी रिपोर्ट, कई बार एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न बनता है कि कैग अपनी रिपोर्ट किसके सामने प्रस्तुत करता है, केंद्र के संबंध में, तो वो यहाँ पर राष्ट्रपति है। और राज्य के संबंध में बात करते हैं तो राज्यपाल है, और राज्यपाल उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है विधानमंडल में, और विधानमंडल के बाद वहां पर उस पर चर्चा की जाती है। तो ये यहां पर महत्वपूर्ण था कार्य के लिए। कुछ यहां पर अगर हम बात करते हैं इसके पद से सृजन से संबंधित, यहां पर कुछ फ्रीडम भी दी गई है यहां पर कैग को। तो उस फ्रीडम इसलिए प्रोवाइड की गई है ताकि कोई भी अपना जो कार्य है यहाँ पर कैग, वो किसी धन के लालच में या किसी भी मोह के लालच में या उस पर किसी तरह का कोई प्रेशर ना हो, वो अपना कार्य सही तरीके से कर सके। तो ये फ्रीडम भी यहाँ पर कैग को दी गई है हमारे संविधान में। उसको देखते हैं कौन कौन सी यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है कैग को, उसके बारे में देखते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखते हैं स्वतंत्रता के बारे में, कौन कौन सी स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर उसके वेतन से। तो इसका जो वेतन है वो संचित निधि पर है, संचित निधि पर इसके वेतन को रखा गया है। दूसरी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर
कैग के पद के लिए चुना जाता है, तो वो ना तो केंद्र सरकार में और ना ही स्टेट यानी राज्य सरकार में आगे कोई पद धारण कर सकता है। तो दो महत्वपूर्ण यहां पर हमने बात की, एक तो जो उसका वेतन है वो संचित निधि पर है, और दूसरा यहां पर है कि उसको कैग का जो पद है, अगर वो पद धारण करता है, उसके बाद पद धारण करने के बाद या रिटायरमेंट के बाद वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। और तीसरा यहां पर है उसको हटाने की विधि से संबंधित। हटाने की जो हमने विधि थी वो हमने सुप्रीम कोर्ट के समान ही यहां पर डिस्कस किया था, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। तो इतना आसान नहीं है यहां पर कैग को हटाना। तो ये महत्वपूर्ण यहां पर था इसकी स्वतंत्रता के बारे में कि इतने फ्रीडम यहां पर कैग को दिए गए हैं। तो आशा करते हैं आपको ये हमारे जो सीरीज है वो पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप संकल्प अकेडमी के परिवार को बढ़ा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।